अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें लगाने से पहले ज़रा मैं क्रिकेट पे बात करूँगा। सरफराज खान भारत के एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर को आज भारत की कैप मिली। भारत में एक्चुअली क्रिकेट में या कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जब सरफराज खान को क्रिकेट कैप मिली और उसके पेरेंट्स की जो हमने खुशी देखी, तो साथ ही मुझे दूसरे एक सरफराज याद आ गए जो पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं और रिसेंट कुछ सालों में पाकिस्तान के सबसे कामयाब कैप्टन रहे हैं। पाकिस्तान को टॉप की टीम बना दिया था। परफॉर्मेंस वाइज भी कुछ मैचों में परफॉर्मेंस ना करने की वजह से उनको फारिग कर दिया गया। पाकिस्तान में इसी तरह होता है। सरफराज खान जो भारत के रणजी ट्रॉफी में मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे और टेस्ट क्रिकेट के लिए वो क्वालिफाई बिल्कुल करते थे अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे। वहीं मुझे याद आया कि पाकिस्तान में एक फवाद आलम खिलाड़ी था जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मुसलसल परफॉर्म कर रहा था और उसको टेस्ट क्रिकेट में भी चांस मिला। वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन था, लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त ओपनर्स ज़ख्मी थे या कुछ ऐसा था और ओपनर्स नहीं थे, तो इसको ओपनर खिलाया कि चलो यार मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, ओपनिंग में फेल हो जाएगा, निकाल देंगे। लेकिन इसने ओपनिंग करते हुए 168 रन बनाए। इसके बावजूद उसको अगली सीरीज़ में निकाल दिया। 10 साल वेट करता रहा और 10 साल रन्स के अंबार लगाता रहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन उसको फिर वापस मौका मिला। वापस उसने आते ही अगली 5 टेस्ट सीरीज़ में हर सीरीज़ में कम से कम एक सेंचुरी ज़रूर बनाई और पाकिस्तान का टॉप बैट्समैन था, लेकिन एक सीरीज़ में या 1-2 मैचों में परफॉर्म ना करने पे उसको भी निकाल दिया वापस। तो ये पाकिस्तान में होता है, जहाँ पे ये मुसलमान हैं फवाद आलम और सरफराज अहमद, जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने 1947 में हमारे ग्रैंड पेरेंट के तरह एक भयानक गलती की और भारत छोड़ के पाकिस्तान आ गए। आज भारत में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, सरफराज खान, बेशुमार क्रिकेटर इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं और उनके साथ कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत में विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये खुला हिसाब किताब है कि कई और भारत में मिडल ऑर्डर बैट्समैन आ सकते थे, लेकिन भारत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। सरफराज खान के साथ कोई फेवर नहीं हुई है। उसकी परफॉर्मेंस थी रणजी ट्रॉफी में, जिसकी बुनियाद पे वो लाया गया। अजीज़ दोस्तों, एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हो रही है। उस पे आने से पहले एक और छोटी सी खबर दे दूं कि एक पाकिस्तानी अरफान भट्टी, पंजाबी, नॉर्वे में उसको टेररिज्म के 5 काउंट के ऊपर सज़ा का अनाउंस करना है, लेकिन वो पाकिस्तान भाग गया था। तो अब पाकिस्तान से इसको वापस लाया जाएगा, जहां वो 30 साल की सज़ा नॉर्वे में पाएगा। ये शूटिंग हुई थी 2022 में, जिसमें इसने ओस्लो प्राइड की जो परेड थी समर 2022 में, इसमें शूटिंग में ये इन्वॉल्व था। 30 साल की सज़ा के लिए इसको पाकिस्तान से नॉर्वे लाया जाएगा। पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं वो हमारी इस बात को सच करवा देते हैं कि दुनिया में जहाँ भी टेररिज्म होगी, आप टेररिस्ट की दुम उठाएंगे तो वहाँ पे मेड इन पाकिस्तान की मोहर लगी हुई होगी। अजीज़ दोस्तों, स्टोरी ये डेवलप हो रही है कि चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त आर्मी हद से ज़्यादा कॉर्नर हो गई है, सिविलियंस इंक्लूडिंग फ्रॉम पंजाब आर्मी से अपनी नफ़रत का खुल के इजहार कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने की इनको औकात नहीं है पंजाबियों की। बाकी सिंध, बलोचिस्तान और KPK में भरपूर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और सिविल वार भी हो रही है, लेकिन पंजाबियों की और कराची वालों की औकात नहीं है कि ये प्रोटेस्ट कर सकें, क्योंकि ये आफ्टर ऑल बुज़दिल हैं।
लेकिन फिर भी सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अंदर खाने एक लावा पक रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नया रंगरूट लाए हैं ना पाकिस्तान की आर्मी, वो भीख मांगने निकलेगा ज़रूर लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और अभी तक किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान को मुबारकबाद नहीं दी है कि आपने इलेक्शन करवाया है और कौन जीता या कौन हारा। सब इस वक्त खामोश बैठे हैं, पाकिस्तान के मामले में कोई इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। कि ये देखें, इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ फ्रेंड्स एंड मनी, ए बोच्ड इलेक्शन and an economic crisis show how low the country has fallen। और फिर आगे डिटेल में उन्होंने बताया है कि कोई भी पाकिस्तान का हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि करप्ट डायनेस्टिक पार्टीज वापस सीटें लेके आ गई हैं और उनको ज़बरदस्ती थोपा गया है पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्लान किसी के पास नहीं है कि इकोनॉमिकली कोई रिवाइवल करेंगे। ऐसे में काफ़ी अरसे से हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान आर्मी पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसा एडवेंचरिज्म कर सकती है कि जिससे पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, यानी भारत के साथ एलओसी पे कोई छेड़छाड़ हो जाए। जिसका ये कल मैग अपडेट्स ने ये खबर लगाई थी कि एलओसी के ऊपर इंडियन आर्मी हाई अलर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ पे जंगलात में आग लगा दी है और टेररिज्म की इन्फिल्ट्रेशन के लिए कश्मीर में भारत को एक वो है कि शायद टेररिज्म को वो किया जाए। इसके अलावा जम्मू सेक्टर में भी कल ये आग बढ़ी है, जंगलात की आग, और पूंछ सेक्टर में ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की सोर्सेज से ये पता चला है कि आग है ना पाकिस्तान आर्मी ने एलओसी में पीओके वाली साइड पे लगाई है, वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का नजम सेठी भी कहते रहे हैं और पाकिस्तान में एक ख्याल डेवलप हो रहा है कि शायद ऐसा कोई काम किया जाए कि जिससे एक छोटी मोटी जंग शुरू हो जाए और फिर फ़ौरन अमेरिका और ये और वो सारे आके जंग रुकवा देंगे, लेकिन पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और अगेन पब्लिक के सामने ये इम्पोर्टेंस पेश की जाएगी कि देखो हमारा इतना बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है और वो आर्मी कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत इस बार अगर कोई छोटी मोटी जंग शुरू हुई तो फिर पीओके गिलगित बल्तिस्तान से कम पे भारत भी वापस नहीं जाएगा, चाहे अमेरिका की इंटरवेरेंस हो या किसी और की हो। ख़ास तौर पे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और अरब कंट्रीज़ फ़ौरन अपना डिप्लोमेसी का टोकरा लेके आ जाएंगे और यूनाइटेड नेशंस और ये और वो ड्रामे होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत इस बार इतनी आसानी से फिर इस मामले को ख़त्म नहीं करेगा कि भारत में भी इलेक्शन सर पे हैं और ऐसा कोई काम किया जाएगा जिससे कि मामला सेट हो जाए। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि वही पुराने लोग वही लाए गए हैं, पीडीएम की सरकार आ गई है, सिवाय फजलुर रहमान के पूरा पीडीएम मौजूद है। फजलुर रहमान बहुत नाराज़ हैं क्योंकि फजलुर रहमान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको 15-17 सीटें दी जाएंगी, केपीके में इनको मेजॉरिटी दिलाई जाएगी ताकि केपीके में इनका बेटा चीफ मिनिस्टर बने और ये नवाज शरीफ के साथ मिल जाएं और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाएं। लेकिन फजलुर रहमान के साथ आर्मी वालों ने हाथ कर दिया और उनको कोई ख़ास सीटें मिली नहीं है, 2-3 सीटों पे बेचारे बैठे हुए हैं, ना केपीके में कुछ कर पा रहे हैं ना सेंटर में। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं कि आर्मी ने ये सब किया है, आर्मी ने एमक्यूएम को जिताया, आर्मी ने नवाज शरीफ को जिताया, आर्मी ने सब कुछ किया, आर्मी ने पीटीआई को रोका नहीं।
मतलब पीटीआई को रोकते तो शायद केपीके में इनको सीटें मिल जाती, क्योंकि केपीके में आफ्टर ऑल इनका पहले भी चीफ मिनिस्टर रहा है मुशर्रफ पीरियड में, और थोड़ा बहुत इनका वोट बैंक है, बाकी धांधली करके इनको सीटें दिलाई जा सकती थी। लेकिन धांधली इस बार करने के बावजूद भी ये इमरान खान को ना रोक सके। आप ये देखें कि कराची में आलमगीर खान के 1,15,400 वोट थे और हसन साबिर MQM के 380 वोट थे। तो 2-0 आलमगीर खान के हटा के 2-0 हसन साबिर को लगा दिए। ये धांधली भी इनको आसानी से कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि पता है कि दुनिया कुछ बोलेगी नहीं। 2-0 बढ़ाने से अब मतलब सीधा सीधा 10 को 1000 और 50 को 5000 कर रहे हैं, और बोलेगा कौन भाई। अमेरिका इतना कहता रहा कि देखें हम इंक्वायरी चाहते हैं और पाकिस्तान के फ्रॉड इलेक्शन के बारे में हम पूरी इंक्वायरी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का कानून इस पे कुछ करे, ये वो। लेकिन एंड ऑफ द डे कल फिर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की जो कोalition गवर्नमेंट इमरान खान के बगैर भी बनेगी तो ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, हम तो किसी के साथ भी काम करने को तैयार हैं। तो इस वक्त जो सिनारियो है उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का रज़ा रब्बानी, स्पीकर नेशनल असेंबली पीपल्स पार्टी का यूसुफ रज़ा गिलानी, CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, जो कि ये ब्रिटेन में स्कॉटलैंड में इसका बेटा ओपोजिशन लीडर है। इसका बेटा अनस सरवर जो है सरवर चौधरी का, वो ओपोजिशन लीडर है स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में, और ये खुद चौधरी मोहम्मद सरवर यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर रहा है। शायद पहला पाकिस्तानी था जो मेंबर रहा था, लेकिन बाद में इसने अपने बेटे को पॉलिटिक्स में आगे किया और बेटे को समझाया कि बेटा यहाँ पे इतना पैसा नहीं है जितना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। तो ये ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ के पाकिस्तान चला गया था, और इमरान खान ने इसको गवर्नर पंजाब भी बनाया था, और फिर बाद में ये इमरान खान की पार्टी से अलग हुआ। अब नवाज शरीफ इसको गवर्नर पंजाब बना रहा है, और ये स्कॉटलैंड का अल्कोहल किंग भी है। इनकी स्कॉटलैंड में कैश एंड कैरी की काफ़ी सारी चेन है जिसमें अल्कोहल भी खूब बेची जा रही है। CM बलूचिस्तान सनाउल्लाह जहरी, CM सिंध मुराद अली शाह और CM KPK के लिए नॉमिनेट किया है इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को, लेकिन अली अमीन गंडापुर का बनना मुश्किल है, इसलिए कि इसके ऑलरेडी वारंट निकले हुए हैं 9 मई के ऊपर, और कई केसेस में इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, और ये KPK से बाहर निकल नहीं सकता। ये कहीं भी जाएगा तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इमरान खान ने एक ऐसे आदमी को CM के लिए नॉमिनेट किया है जिसको उसकी अपनी पार्टी के लोग भी पसंद नहीं करते। ये अली अमीन गंडापुर एक्चुअली इमरान खान की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, जिसमें नशे, लड़कियां लड़के सप्लाई करना, ये सब इसका काम था। इमरान खान का ये पर्सनल सप्लायर था मुख्तलिफ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों का, तो इसलिए इमरान खान इसको नॉमिनेट कर रहा है, लेकिन इसकी पार्टी के अंदर से भी इसकी मुखालफत आ रही है। लुक्स लाइक के ये अब अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन खेल खेला है ना, वो पीपल्स पार्टी ने खेला है। और मैं आपको शुरू से इस इलेक्शन के उस पर मैं आपको शुरू से कह रहा था कि इस पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो में आसिफ अली जरदारी से बड़ा आपको बाजीगर कोई नहीं मिलेगा। इसने सारे फ़ायदे भी उठा लिए, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि अब 5 साल प्राइम मिनिस्टर घर पे चला जाएगा, प्रेसिडेंट नहीं जाएगा। ये इमरान खान घर पे गया, लेकिन इमरान खान का प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अभी तक प्रेसिडेंट है। इवन मुशर्रफ भी आया था, तो नवाज शरीफ का जो प्रेसिडेंट था ताड़ड़, रफ़ीक ताड़ड़ या ऐसा ही कुछ नाम था, वो प्रेसिडेंट रहा था अपने पूरे 5 साल के बाद। जब वो ख़त्म हुआ तो मुशर्रफ प्रेसिडेंट बना था। तो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट 5 साल के लिए पूरा रहता है। तो जरदारी ने तो अपनी 5 साल की सीट पक्की कर ली, और इसको पता था कि पाकिस्तान की ये पार्लियामेंट या ये सरकार जो है 1.5, 2, 2.5 साल मैक्सिमम निकालेगी। और आप यकीन माने, बात लिख के अपनी डायरी में रख लें कि 1.5 से 2 साल में पाकिस्तान की ये सरकार भी कलेप्स कर जाएगी,
और इकोनॉमी तो 2024 शायद टपे, जो 2024 का टपना मुश्किल है इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि पकड़ने के लिए हाथ कोई नहीं, पुराने वही सारे लोटे लेके आ गए हैं। ये लोग क्या करेंगे? असल डोरियां तो पीछे आर्मी ने हिलानी है, तो ये लोग कुछ करने जैसे होंगे नहीं। आर्मी इनको भेजती रहेगी कि जाओ तुम भीख मांगने, ये करो वो करो। और स्पीकर नेशनल असेंबली एक्स प्राइम मिनिस्टर जो पीपल्स पार्टी का था यूसुफ रजा गिलानी होगा, और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का वफादार रजा रब्बानी होगा। तब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सारी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे पीपल्स पार्टी कब्जा करके बैठी है। दूसरा, पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह, इन्होंने कहा है कि हम मिनिस्ट्रियां नहीं लेंगे, हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे, लेकिन हम स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप्स भी लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अब आप देखें कि स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती हैं नेशनल असेंबली की, फॉरेन अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी, वो फॉरेन मिनिस्टर को खींचती रहती है। फाइनेंस अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी, होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी, रिलीजियस अफेयर्स की, ये स्टैंडिंग कमेटीज़ के भी चेयरमैन लेंगे। ये टोटल पूरी सरकार पीछे से ये कंट्रोल करेंगे। शहबाज शरीफ बीच में फंस गया है, नवाज शरीफ ने भी इसको आगे कर दिया कि चल भाई तू ले, और मरियम नवाज को पंजाब दिया है कि पंजाब का कोई मसला थोड़ी है, पंजाब ने तो सारे पाकिस्तान के पैसे लूट के पंजाब में लगाने, मरियम नवाज लगाएगी, मरियम नवाज मज़े से रूल करेगी। और पंजाब में एज सच कोई सीनियर पॉलिटिशियन जो मुस्लिम लीग का है उसको लाए भी नहीं है। साद रफ़ीक और रुहेल असगर और राना सनाउल्लाह और जो सीनियर सीजन पॉलिटिशियंस थे उनको इलेक्शन में हरवाया गया है, ताकि मरियम नवाज़ के लिए वहाँ पे कोई बड़ा चैलेंज ना आए, और मरियम नवाज़ मज़े से पंजाब को रूल करती रहेगी, और शहबाज शरीफ बस ये है कि भीख मांगता रहेगा। और पुरानी वही टीम है। अब आप देखें कि जरदारी और नवाज शरीफ एक दूसरे के बारे में माजी में क्या ख्यालात रखते थे, ज़रा आप देखिए। 4.5 साल में 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया। अब आप क्या समझते हैं कि ये कर्जा कौन उतारेगा? यह हमारे आने वाली नस्लें उतारेंगी, हमारे बच्चे उतारेंगे, या आपके बच्चे उतारेंगे जो यहां रहते ही नहीं? जरदारी साहब, इस तरह से यह मुल्क नहीं चलेगा। आप हमारी खुद मुख्तारी बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पे लगा रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, इस सारे सिनारियों में हमें नहीं लगता कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी। पुरानी ये जो ट्रिब्यून अखबार है इसने लिखा है कि नई शराब पुरानी बोतल में। मैं तो कहता हूँ बोतल भी पुरानी है और शराब भी वही पुरानी है, कोई नई शराब थोड़ी है ये वही लोग हैं, वही हैं जो कि इतने अरसे से यहाँ पे रूल करते आए हैं। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान ने वहदतुल मुस्लिमीन को मतलब के साथ पीटीआई को जोड़ दिया है। तो अब इमरान खान तहरीक के मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ जुड़ के एक शिया ऑर्गेनाइजेशन को लेके आए हैं, जिस पे जैद हामिद लाल टोपी ने कहा है कि इमरान खान ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस ईरानियन बैक्ड हार्डकोर शिया पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया है। ये मजलिस वहदत मुस्लिमीन एक ईरानी प्रॉक्सी है और इमरान खान की पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी जो बन रही है वो इमरान खान की वहदतुल मुस्लिमीन है। अमेरिका गल्फ इसको कैसे देखेंगे? तो खैर इसकी जैद हामिद की बातों को तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ और मेरा ख्याल है कि इस पे देना भी नहीं चाहिए। लेकिन यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल फारिग सी है। इलेक्शन से एक दिन पहले एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में 13 नवंबर लास्ट ईयर ब्रिटिश पार्लियामेंट में माइनॉरिटीज़ के हवाले से पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन पे एक रेजोल्यूशन टेबल किया गया था और उस पे काफ़ी एमपीज़ ने उसको सपोर्ट भी किया था
और उसमें यही कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं की, सिखों की, अहमदीज़ और क्रिश्चियन, इनको किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन और वायलेंस वगैरह इनके ऊपर जारी व सारी हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इनको, पाकिस्तानी सरकार को कहती है कि इसको रोकने में मदद की जाए। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द ऑल सिचुएशन। ये जो इमरान खान कह रहा है ना, यही शहबाज शरीफ को कहना है और यही कहता रहेगा। नरेंद्र मोदी साहब, कहने का मतलब ये, नरेंद्र मोदी, देखो नरेंद्र मोदी, मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, एंड आई स्पोक टू प्रेसिडेंट मोदी एंड आई सेड लुक, मोदी 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 नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी 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 ने मोदी मोदी, मैं नरेंद्र मोदी को यहाँ से आज पैगाम देता हूँ कि तकरीर में कहता है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मैं जरा नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, कान खोल के सुन लो, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में हूं। एक चीज जो भी हम इसके मुताल्लिक कहें, आदमी ईमानदार है, आदमी ईमानदार है, आदमी ईमानदार है। इनको मोदी फोबिया है, बीजेपी फोबिया है, हिंदू फोबिया है और इंडिया फोबिया है और ये फोबिया चलता रहेगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।